बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, हमारा मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है और हमारी मईशत राइट ट्रैक पर डल चुकी है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो माहौल है वो सनत और सरमायाकारी के लिए काफ़ी खुशगवार है, लेकिन इसके बावजूद फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। हालांकि 27 में से 26 नुकात पर पूरी तरीके से अमल दरामद हो चुका था और 27वें पॉइंट पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई थी। वो क्या ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया जैसे ममालिक इस टेक्निकल फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं? और क्या वजह है कि इंडिया जैसे ममालिक जो कि खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग और मावनत में मुलविस हैं, उन पर फैटफ नज़र नहीं डालता, जहां पर यूरेनियम की खरीद व फरोख्त भी जारी है? आखिर ये ग्रे लिस्ट है क्या? पाकिस्तान को इस लिस्ट में क्यों डाला गया? और ये जो डू मोर का मुतालबा है ये कब खत्म होगा? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जी, वेरी हॉट टॉपिक फैटफ। आप ये बताइएगा कि फैटफ है क्या और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्या फ़र्क है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया? अच्छा, सबसे पहले तो जी फैटफ को समझने की ज़रूरत है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक आलमी इदारा था जो कि 1989 में G7 समिट के ऊपर बना। अच्छा, ये पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन है और इस पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा आप मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शन से समझने की कोशिश करें। अब इसको ये सारा का सारा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किसने दी, कैसे ली और किस मामलात के लिए बनाया गया, लेकिन उसकी वजह एक और चीज़ समझने की है। यानी सबसे शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं कि एशियन पैसिफिक रीजन की तरफ से एक परमानेंट मेंबर है जो जिसका यानी परमानेंट मेंबर आपका इंडिया आपका एक परमानेंट मेंबर है। अच्छा, गुफ्तगू के स्टार्ट से पहले मैंने इंडिया को आपको क्यों बताया कि ये परमानेंट मेंबर है, और इसी की बुनियाद के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने रीसेंट टाइम के अंदर देखा होगा कि FATF जो है पाकिस्तान के एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान ने निहायत ही शानदार जवाब दिया। अच्छा, इसके जो रिस्ट्रिक्शन बनती थी वो मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। इसका मैंडेट क्या है, इसके मकासद क्या है। यानी इसका मतलब ये पहला था कि कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, इसका काम था कि मनी लॉन्ड्रिंग को इसको कम करना। दूसरा काम था टेरर फाइनेंसिंग के लिए। अच्छा, तीसरा इसका जो ऑब्वियसली इसके 39 मेंबर्स हैं, पूरी दुनिया नहीं लेकिन 39 मेंबर्स हैं, और फिर इसके अंदर जो एक प्रेसिडेंट को बना दिया गया, ठीक है, अच्छा, जिसका नाम मराकस प्लेयर है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने देखा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पाकिस्तान ने इसको बहुत ही खूबसूरती से देखा। 2000 तकरीबन 2012 से लेकर हम 2013 से लेकर FATF के अंदर थे, लेकिन इसको पिछली हुकूमत ने बिल्कुल सीरियसली अटेंड नहीं किया और सीरियसली इसको जवाब नहीं दिया। इस जवाब ना देने की वजह से जो मामलात हुए वो ये हुआ कि उसको इन्होंने ईजी लिया और ईजी लेते लेते ये मामला बना कि 2018 के अंदर पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से नुकसान ये होने लग गया कि IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी जो डोनर एजेंसीज हैं, जो हम पाकिस्तान को लेंडिंग एजेंसीज हैं, जो मुख्तलिफ मामलात में पाकिस्तान को पैसा देती हैं डेवलपमेंटल काम के लिए, खैरात में नहीं, डेवलपमेंटल काम के लिए, उनके लिए एतमाद तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन इसके और भी डायमेंशंस हमें होने शुरू हो गए। पाकिस्तान जैसे ही इस वक्त 2021 के बजट के बाद ग्रोथ की तरफ चला और उसमें 2018 के अंदर पाकिस्तान की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। डायरेक्शन ये थी कि पाकिस्तान के चाइना के साथ इत्तेहाद। अब आप जरा इसको गौर से देखना पड़ेगा। अब जब पाकिस्तान का चाइना के साथ जब इत्तेहाद होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, CPEC होता है, CPEC के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे में बेहतरी आती है, 9 इकोनॉमिक जोन्स पर काम शुरू होता है। उसके अलावा जो है ये रीसेंट टाइम के अंदर जब आपने देखा कि आपका पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा चाइना के बाद पाकिस्तान ने प्रिजर्वेंस के हिसाब से पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा क्योर किया और सबसे ज़्यादा जो है वो जो आपकी जो वैक्सीनेशन की इमदाद चाइना की तरफ से आई। अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर करें कि इस इदारे का मकसद 2011 में इसके मैंडेट को देखें और ये मैंडेट जो था वो कहता है कि हम काले धन को सफ़ेद करेंगे। अच्छा, फिर उसने कहा कि गैर कानूनी इंसबात को कम करेंगे, इसके लिए अमली इकदाम करेंगे। इदारे की कुल जो है वो रकम ये बनाकर अमेरिका और बरतानिया, चीन,
ये मेंबर थे। चीन ने अलग हो गया और हुआ ये कि ये मोशन इनिशिएटिव करने वाला कौन था, उसमें इनिशिएटिव करने वाला भारत था। और भारत क्यों था, यानी जब पाकिस्तान ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, आई रियली अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट, और इसके चेयरमैन हैं हमाद अजहर साहब, जो कि AML को देख रहे हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहे हैं, और इसके अंदर ये कम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म को देख रहे हैं, ये उसके मुताबिक वो सारी वो उस लिस्ट पर काम किया। अच्छा, जब हम तकरीबन 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लेते हैं तो 27वें नुक्ते पे भी काफी पेशरफ्त हो चुकी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये एक ऐसा, अब जिस बात पे सवाल किया गया, आप हैरान होंगे, जब दोबारा आया तो पता चला कि हम दोबारा ग्रे लिस्ट में। अब हम ग्रे लिस्ट में क्यों हैं भाई? अब ग्रे लिस्ट में आप समझने की कोशिश अगर करें, ये और 6 और फोरम है तो हम क्यों हैं ग्रे लिस्ट? जी, 6 लिस्ट को समझने की कोशिश करें। वो 6 लिस्ट क्या आई जी? वो 6 लिस्ट जो यानी 6 और निकात का इजाफा कर दिया। 6 निकात बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के हैं, कि बल्कि मैं लफ्ज मज़ा का खेज भी बोल सकता हूँ ताकि आवाम को हमें पता चले। और वो क्या गया कि एक तो ये कि दहशत गर्दों की लिस्ट दी जाए। अच्छा, इससे लेना देना तो भारत का है जी। भारत जो है वो आपकी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है, आपका रॉ इन्वॉल्व है, आपका RSS इटसेल्फ जो गवर्नमेंट उनकी है वो गवर्नमेंट ही दहशतगर्दों की गवर्नमेंट है, हिंदवता की गवर्नमेंट है। उसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा। वो हिंदवता की गवर्नमेंट बनकर वो जो यानी समझने के बाल ठाकरे प्रोपेगेंडा और बाल ठाकरे की अप्रोच और बाबरी मस्जिद गिराने वाले जो लोग हैं, जो मुसलमानों के खून के साथ खेलते हैं, उनको जो है वो FATF नहीं देख रहा, वो लिस्ट में नहीं है, बल्कि वो मेंबर है। और मेंबर में पाकिस्तान तो अब ये नोशन जो भी नहीं है। अब यहाँ देखिए कि नोशन मूव कहां से हो रही है। अब जो 6 लिस्ट एक्स्ट्रा आई है, यानी हमने पूरी लिस्ट मुकम्मल करके दे दी। आई अगेन अप्रिशिएट टू दिस गवर्नमेंट। और इमरान खान साहब ने क्लियर कट कहा, अब जब उन्होंने कहा कि नो मोर टू द डू मोर। अच्छा, जैसे मैंने एक अरसा पहले से भी कह रहा था कि ये गवर्नमेंट जब आएगी, अब नो मोर टू द डू मोर जब आएगा तो एक बड़ा नुकसान ये आया कि जो 6 नई लिस्ट आई वो बड़ी हैरान कुन है कि आपको हम सारी चीजें क्लियर करके दे रहे हैं। आप इसके ऊपर मैं जरा थोड़ी सी और क्लियरेंस चाहता हूँ, और मैं आपको जरा उसकी लिस्ट में बताना चाहता हूँ कि वो उसमें क्या क्या चीजें ऐड की। आप देखें कि जो FATF के मामलात के अंदर है, फुल ई कंप्लेंट, ये 4 चीजें होती हैं जो कि उन्होंने क्लियर की। अब जो डिपार्टमेंट के साथ पाकिस्तान की तरफ से जब आई तो FATF के अंदर यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो स्टेटस है वो जरा सुन लीजिए कि 40 में से 31 जो है वो किस तरीके से रूल आउट कर गई। अच्छा, फुली कंप्लेंट विद द 7 रिकमेंडेशन, 7 रिकमेंडेशन के साथ फुली कंप्लेंट खत्म। लार्ज कंप्लेंट विद द 24 रिकमेंडेशन क्लियर कर दी गई। पार्शियली कंप्लेंट विद द 7 रिकमेंडेशन क्लियर कर दी गई। अच्छा, फिर नॉन कंप्लेंट विद द 2 आउट ऑफ द 40 रिकमेंडेशन, अगर इसके अंदर वो लिख के दें कि हम ये टारगेट, ये आदमी ये चीजें मांग रहे हैं, भाई वो हमने बनाया है, ये बंदे तो आप लोगों के हैं, आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। मैं उसकी लिस्ट लेकर आया हूं जिसके ऊपर हम बात करेंगे जब हमारे साथ हमारे मेहमान आते हैं। लेकिन आप इस लिस्ट में जरा जो 6 लिस्ट में जो चीजें आई हैं वो जरा गौर से सुनिए। पहली बात तो ये कि FATF की हदायत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरमीम करके बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाया जाएगा। अब लगाया किस पे जी? कह रहे हैं कि वकला। अच्छा, वकला। इमेजिन, आप काइंडली प्लीज इमेजिन कि ये कर क्या रहे हैं भाई। सीधी तरह बताएं कि आपने हमें IMF से फंड नहीं लेने देना, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड नहीं लेने देना, हमें ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त इंडियन मीडिया मुकम्मल बैशिंग कर रहे हैं। एंड दे आर फोर्सिंग कि पाकिस्तान के ऐसे बैंक जिनका नामो निशान नहीं है, पाकिस्तान के मैं बैंक के नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आप जरा समझने की कोशिश करें कि वहां पर जो बैंक्स, जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं, उनका जिनका ताल्लुक ही नहीं है, उन बैंक्स के नाम ले लेकर वो बता रहे हैं कि ये लोग टेरर फाइनेंसिंग के अंदर शामिल हैं। उन जो जिहादी तंजीम या उनके दहशतगर्द जो कालादम तंजीम है, 49 के करीब तो कालादम तंजीमें हमने कर दी। रिसेंट टाइम के अंदर किसी ने हल्का सा असला भी उठाया तो उसको कालादम कर दिया गया, और उसकी लिस्ट में पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर कालादम करने के लिए उन तंजीमों के लिए, उन मजहबी तंजीमों के लिए, उन नेशनल तंजीमों के लिए, और बाकी जो रॉ फंडेड एजेंट जो कि बलोचिस्तान में इंडिया ने छोड़े हुए, वो सारों को उन्होंने कालादम करने के लिए काम किया। लेकिन आप मजाहिया बात सुने कि वकला, रियल एस्टेट, ज्वेलरी का काम करने वालों के ऊपर भी नजरसानी करेंगे। यानी आप हमारे घरेलू मामलात में घुस गए। अब इसको यूज कहते हैं कि आप शर्ट पहने, आप सूट पहने, इसके नीचे वेस्ट ना पहने, बूट पहने लेकिन जुराबे ना पहने,
यानी आप इस तरह के मजाहिया बातें करने लग गए कि अगर आप यानी अब आगे देखिए इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। उसकी ये 6 वो चीजें हैं जिसको मैंने आपको बताया। फिर आगे मुतालबा किया गया कि जो बेनामी जो जायदादें ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान इसको सॉल्व कर रहा है, ये मैटर नैब का मैटर है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, वकला, रियल एस्टेट, वकला से क्या लेना देना है जी? वकला के ऊपर आप प्रेशराइज करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो आगे डू मोर नहीं करने वाला। ये 6 निकात, मैं बार बार ये बोलता हूं कि 6 निकात जो ये इन्होंने दिए, ये बहुत गौर तलब मामलात हैं, इनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आगे अब आप ये देखें कि चीन ने जब ये इंडिया ने मोशन मूव की और उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव टू मूव ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अच्छा, उसके साथ बाद में अमेरिका और बरतानिया ने मामला खत्म नहीं होगा, ब्लैक लिस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब सवाल आपने किया था ब्लैक बिल्कुल, आप ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि अगर हम इस लिस्ट में रहते हैं तो क्या हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, क्या असरात मुरतब होंगे हमारी इकोनॉमी पर? ये ब्लैक लिस्ट समझ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर दहशतगर्द जो काला दम तंजीम है, 49 के करीब तो काला दम तंजीमें हमने कर दी। रिसेंट टाइम के अंदर किसी ने हल्का सा असला भी उठाया तो उसको काला दम कर दिया गया और उसकी लिस्ट में पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर काला दम करने के लिए उन तंजीमों के लिए, उन मजहबी तंजीमों के लिए, उन नेशनल तंजीमों के लिए और बाकी जो रॉ फंडेड एजेंट जो कि बलोचिस्तान में इंडिया ने छोड़े हुए उस सारों को उन्होंने काला दम करने के लिए काम किया। लेकिन आप मजाहिया बात सुने कि वकला, रियल एस्टेट, ज्वेलरी का काम करने वालों के ऊपर भी नजरसानी करेंगे। यानी आप हमारे घरेलू मामलात में घुस गए। अब इसको यूं कहते हैं कि आप शर्ट पहने, आप सूट पहने, इसके नीचे वेस्ट ना पहने, बूट पहने लेकिन जुराबे ना पहने। यानी आप इस तरह के मजाहिया बातें करने लग गए कि अगर आप यानी अब आगे देखिए, इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। उसकी ये 6 वो चीजें हैं जिसको मैंने आपको बताया। फिर आगे मुतालबा किया गया कि जो बेनामी जो जायदादें ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान इसको सॉल्व कर रहा है, ये मैटर नैब का मैटर है।
पाकिस्तान में FATF मनी का नहीं लॉन्ड्रिंग, होना चाहिए। वकला, रियल एस्टेट, वकला से क्या लेना देना है जी? वकला के ऊपर आप प्रेशराइज करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो आगे डू मोर नहीं करने वाला। ये 6 निकात, मैं बार बार ये बोलता हूं कि 6 निकात जो ये इन्होंने दिए हैं, ये बहुत गौर तलब मामलात हैं, इनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आगे अब आप ये देखें कि चीन ने जब ये इंडिया ने मोशन मूव की और उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव टू मूव कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अच्छा, उसके साथ बाद में अमेरिका और बरतानिया ने मामला खत्म नहीं होगा, ब्लैक लिस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब सवाल आपने किया था ब्लैक बिल्कुल, लिस्ट। आप ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि अगर हम इस लिस्ट में रहते हैं तो क्या हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, क्या असरात मुरतब होंगे हमारी इकोनॉमी पर? ये ब्लैक लिस्ट समझ लेते हैं। श्योर। अच्छा, ब्लैक लिस्ट जो है वो हाई रिस्क कहा जाता है। ब्लैक लिस्ट टर्म कोई नहीं होती पाकिस्तान, यानी FATF के मुताबिक या पूरी दुनिया के अंदर ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान ने इस पर बेहतरीन काम किया। दहशतगर्दों की माली मावनत, पाकिस्तान ने इनके सारे कनेक्शंस तोड़े, जबकि ये कनेक्शंस पाकिस्तान के दिए हुए नहीं थे। ये वाया अफगानिस्तान और भारत आ रहा है। रॉ मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ कर चुका है और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ के अंदर जो है वो सारी की सारी बिलतरतीब हमें जो है वो मामनत उनको दे रहा है और बलूचिस्तान के कई जगहों के ऊपर वो जो है वो मामनत को मुकम्मल किए हुए। अब आप ये समझिए और पूरी आवाम को ये समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ये जुमला है और ये बड़ा पुरजोर जुमला है कि यानी किस हद तक कब तक लड़ेंगे, 70 साल से हम किराए के कातिल हैं। अब किराए के कातिल बन बन के किसका मतलब, अगर अब हम सोवियत यूनियन से लड़ाई करें, हमने रशिया से लड़ाई कर लें, हम बाकी चीजों से लड़ाई करें, हमने तकरीबन 80,000 प्लस जो है वो अभी तक शहादतें दे चुके हैं अभी। लेकिन इस टाइम पर जो बड़े क्लियर कट कह दिया गया, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी बड़ा क्लियर कह दिया, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया कि अब हम आपको किसी भी किस्म की सहूलतकारी नहीं देंगे। अच्छा, अब आगे यहाँ समझ लें कि ब्लैक लिस्ट क्या है। अच्छा, अगर ये करते हैं तो इन ममालिक में कभी इम्कान होता है कि FATF की जो रुकन पर पाबंदी लग जाए तो उसका जब पाबंदी आयद हो जाएगी तो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं और इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी है वो आपको जो है वो माली मामनत नहीं करेगी। अच्छा, अच्छा, आपने घाना को निकाल दिया, आपने ईरान को रखा, नॉर्थ कोरिया को रखा। नॉर्थ कोरिया और ईरान को इसलिए रखा वो आपकी बात नहीं मानता। नॉर्थ कोरिया और ईरान को रखकर पाकिस्तान के साथ आप जो है वो इसलिए अब करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो इस जमाने में यानी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को समझे। हम 2002 के अंदर हमारी कंडीशन और थी, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अलग थे। मैंने बेशुमार दफा आपको भी बताया कि हमारी नेवल, हमारी मिलिट्री, हमारी कॉम्प्लाइंसेस के साथ उनके साथ जो है वो बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होती थी, उनकी फंड्स होती थी और हमारी जो है हमारे लोग वहां पर ट्रेंड होते थे, उनके लोग इधर आकर ट्रेंड होते थे। अच्छा, ये है ताल्लुकात की बुनियाद और बुनियादी तरीके से हम उस चीज़ को सेटल कर रहे थे। और अफगानिस्तान का जब मैटर आया तो उसके अंदर पाकिस्तान ने उनकी मावनत की और हम बिल्कुल जो है वो टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ थे और मनी लॉन्ड्रिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने किसको, पाकिस्तान के पास तो अपने पास पैसे नहीं है तो वो किसी को फंड कहां से करेगा। तो सवाल तो ये है कि हमें एक ग्रे लिस्ट में डोला, हमें तो व्हाइट लिस्ट देनी चाहिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं है तो हम आपको किसको टेरर फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी लिस्ट आप ये समझें कि जो ग्रे लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट को समझने की कोशिश करें कि इसको टेक्निकली समझें कि इक्तिसादी राब्तों को मुतासर करती है। हमारे जितने भी जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा प्रॉब्लम करेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो हाई रिस्क पे चली जाती है। बेसिकली दे वांट कि हम ग्रो ना करें, वो तो बाद में आएगा ना जी। सरमायाकार जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे पास कैसे आएंगे। अब FDI तो टोटल डिपेंड इस वक्त चाइना पर है, ये समझ लें गौर से। चाइना, अमेरिका में हमारी इस दफा एक्सपोर्ट्स गई हैं, बाकी ममालिक पे एक्सपोर्ट जाएंगी, लेकिन अब जब हम इस लिस्ट में चले जाएंगे तो यानी डायरेक्ट जो है वो जो वर्ल्ड बैंक, IMF, बाकी जो थे वो हमें तो तंग कर ही रहे हैं, लेकिन अब एक नई चीज आइटम आ गई वो FATF, और FATF के आगे एक नई चीज भी आ गई। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये NGOs की बेस के ऊपर ये मुख्तलिफ चीजें आती जाएंगी। उन्होंने कहा कि जवान फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान शायद लेकिन चाइल्ड सोल्जर प्रोसिक्यूशन एक्ट की आवाज भी सुनने में आ रही है। ये मैं बिल्कुल इसको ये मुझसे दोबारा पूछेगा ये ताकि आवाम को हम बताएं। अच्छा, अब आगे यहाँ पर आ जाइए कि पाकिस्तान के अंदर दरामदात और बरामदात का जो चार्ट है वो मुतासर होने का खदशा है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा, ये इसमें होता क्या है, ये हाई रिस्क जो जुरिस्डिक्शन है, जो सब्जेक्ट टू द मैटर है, यानी FATF जो है उसको वो कंट्रीज को लिस्ट नहीं दिखा सकती। इसको कहते हैं जस्ट थिंक इट इज अ येलो कार्ड।
अच्छा, येलो कार्ड जैसे आपको देते हैं वो, यानी आपको येलो कार्ड दे दी जाता है, एक वार्निंग होती है, उसके अंदर आप मुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा, जब आपने 27 में से 26 निकात पूरे कर लेते हैं तो फौरी तौर पे आपको व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम बड़ा ही खतरनाक प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें मैं आगे आना चाह रहा हूँ। अच्छा, ब्लैक मैं लिस्ट आपको यहाँ क्लियर पे प्लीज एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। हम पहले भी ग्रे लिस्ट में थे और फिर हम उस लिस्ट में से निकल आए। जी। पहले निकलना आसान था, अब हमें क्यों इस लिस्ट में से निकलने नहीं दिया जा रहा? और आपको लगता है इस हुकूमत ने इतनी कंप्लायंस शो की है, इतना काम हुआ है, इवन फैटफ ने खुद अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान की कंप्लायंस को, तो आपको लगता है कि अगर गुज़िश्ता हुकूमतें इस पर वर्क करती तो हम इस सिचुएशन में ना लैंड करते? अच्छा, वो तो एक आप समझ लेना कि पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो कुलभूषण यादव से लेकर वो मैटर तो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोदी जो है बग़ैर वीज़ा और बग़ैर किसी चीज़ के अंदर जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो है वो कॉल करता है, और वो कॉल करता है तो वो उसने कहा कि मैं आपको जन्मदिन की बधाई देने आता हूँ। अच्छा, ये वाली उसने एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी और इंडिया के अंदर भी मजाक के तौर पर बताया कि हमारा कितनी रीचेबिलिटी है। ये एक कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर तरीन स्टेट के तौर पर मुतारिफ करवाया, और वो सिर्फ ये चाहता था अपनी ज़ाती ताकत शो करने के लिए कि मेरी मोदी के साथ ताल्लुकात हैं। ये कोई डिप्लोमेटिक स्टंट नहीं था, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टंट मोदी की तरफ से था। उसने कहा मियाँ साहब आप कहाँ हैं? उस मियाँ साहब ने कहा कि मैं तो इधर क्या नाम है जाती उम्रा में हूँ। उसने कहा कि इस्लामाबाद छोड़ दिया आपने? अच्छा। यानी उसने कहा दारो खिलाफा छोड़ दिया आपने? तो ये अब आप ये देखें, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं वो यहाँ पे बेटी की फलां की किसी की शादी है तो इस सिलसिले में यहाँ आया था। तो आप किधर हैं? उन्होंने कहा मैं तो इधर अफगानिस्तान आया हुआ था, इधर से गुजर रहा हूँ। अब जब गुजर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि इधर आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा भैया ये किस तरीके से हो सकता है कि अभी अभी आपकी डिप्लोमेसी को नहीं पता, आपकी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता, आपके फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, और मैं किस तरीके से आऊँ? उन्होंने कहा आप तशरीफ लाइए, जैसे आप लैंड करेंगे मैं अपना हेलीकॉप्टर भेजूंगा। यानी आप इतनी ज्यादा यानी कमजोर हरकत देखें कि नवाज शरीफ साहब ने मोदी को अपने घर बुला लिया, और मोदी जो है वो उतर के आपकी ज़मीन के अंदर आपके घर से मिलकर उनकी वालदा की अयादत करके जो है वो चला भी गया, यानी हाथ लगा के। और उसने फिर बाद में जब ये बताया कि ये तो पाकिस्तान की हालत है कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होकर उनके प्रधानमंत्री को ऐसे ही जब हम उनकी सरजमीन में वैसे घुस सकते हैं तो सोचो वो कितने कुछ सिक्योर होंगे। ये पाकिस्तान की पिछली हुकूमत की नाअहली और फैटफ के ऊपर तरीकाकार से काम ना करना, और ये सारी चीजें हमको उस वक्त तक ले आई। लेकिन अब पाकिस्तान की इस सन 2018 पर मैं आ जाता हूँ। ये तो पिछली हुकूमत की नाअहली आपको समझ आ गई। यानी मोदी खुले में कह रहा है कि डिप्लोमेटिकली कितनी गलत हरकत की है, और आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी वीक हैं कि मोदी आराम से अराइव करता है, कोई उसका जो है वो प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर मोदी अराइव करता है, हेलीकॉप्टर से आपके जो है वो जाती उम्रा आता है, और जाती उम्रा जो है वो उनकी वालदा की अयादत करके उड़कर चला भी जाता है। यानी इससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी के सवालात कहाँ पे आए? यानी उसको आपके मुल्क से डर तक नहीं। और उसने कहा कि भैया आपके साथ नेशनल सिक्योरिटी और आपकी पूरी सिक्योरिटी का क्या मामला होगा? तो हमने घुसने दिया उनको, हमने घुसने दिया, और वो यहाँ पर आके उनके घर से निकल भी गए। ये हमारे हालात थे। अब आगे चलिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट FATF का क्या हुआ। एक तो देखें जी, पाकिस्तान को खुद भी काम करना था। 2018 से लेकर के पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त 20 साल से कमोबेश मुसलसल जिहाद के अंदर है, मुसलसल वो ऑन द रोल है। और पाकिस्तान की मिलिट्री को आंखें दिखाने की ये जुर्रत कर कैसे सकते हैं? उनके पास असला ज्यादा होगा, लेकिन प्रैक्टिस में तो हम हैं। मुसलसल आप जो है वो जो आप सिंपल सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, और गुरिल्ला वॉरफेयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉरफेयर। सन त्जू कहते थे कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन वॉर जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर। हमने अफगानिस्तान की गारों के अंदर ये जंग लड़ ली है, और अब आप हमें ये देखें कि हवाना हमारा बर्बाद किया, हमारी जो पश्तून बेल्ट हमारी बर्बाद की, हमारी KPK, हमारे नॉन रीजनल एरियाज जो हैं वो आपने बर्बाद किए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके से FATF को जवाब दिया, और उसने कहा कि हम जो है इनेबलर कैसे बनेंगे क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर के ऊपर, बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, ताकि तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलप की, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस के ऊपर, इनिशिएट चेक एंड बैलेंसेस के ऊपर, फिर न्यू एक्शन प्लान के ऊपर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशन जिसको DNFBPs कहते हैं, फिर इंप्रूव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन किया, यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द इकोनॉमी, रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद जो रोबस्ट फाइनेंसिंग क्राइम कंट्रोल के ऊपर बहुत ही डेवलपमेंटल काम हुआ।
यानी आप ये देखेंगे 27, यानी जो मैंने आपको 27 में से 26 पॉइंट्स बता रहा हूँ कि उनकी क्लैरिटी के अंदर वो पॉजिटिव पॉइंट्स जिसके ऊपर काम करके हमने दे दिया। दूसरा उन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम किया इस गवर्नमेंट ने, एंगेज इन द इंटरनेशनल कॉपरेशन, ML और TF इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर हमने काम किया। फिर रेगुलेट रियल एस्टेट एजेंट एंड डीलर ऑफ प्रिसीजन जेम्स एंड स्टोन। अब हाई रिस्क सेक्टर ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम एरिया को हमने टारगेट करके उसको क्लियर भी कर दिया। अब आप हमारे से क्या चाहते हैं, अब आप वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं। अब ग्लोबल रिएक्शन को देखें जी, ग्लोबल रिएक्शन के अंदर देख लें कि हमारे पास किस तरीके की एक्सर्शन लगाई जा रही है कि डिवीजन ऑफ ऑल 232 MLA म्यूचुअल लेजिस्लेचर लीगल असिस्टेंस कहते हैं जी उसके ऊपर, 17% ऑफ एग्जॉर्शन को, 19 नारकोटिक्स को, 10 के करीब जो है वो कैश स्मगलिंग को, 72% ऑफ द करप्शन को, 3 ऑफ NR स्मगलिंग को, 9 ऑफ द इलीगल MVTs को, 12 साइबर टेररिज्म के ऊपर भी हमने काम कर लिया, 3 ऑफ द BO एंड 1 ईच ऑफ द फ्रॉड एंड KFR, ये हमने इसके ऊपर काम किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कंट्री वाइज जो ब्रेकअप ऑफ MLAs रिक्वेस्ट लेवल आया, उसके अंदर देखेंगे सम ऑफ 27 टू UAE, 54 ऑफ अफगानिस्तान, 11 रिक्वेस्ट किया जी UK से, फिर 5 कतर से, 4 ओमान से, म्यांमार से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, स्वीडन से, USA से, मलेशिया से, कुवैत से। ये हमने इस तरीके से हमने मामला कर दिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फैटफ के हवाले से हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया जी। डॉक्टर हसनैन, ये बताइएगा कि हम फैटफ के हवाले से जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जा रहा है, हम इस हवाले से बात कर रहे थे। हमने ये कहा कि पाकिस्तान को रखा तो जा रहा है इस लिस्ट में जो कि पॉलिटिकली शायद मोटिवेटेड है। पाकिस्तान की जो CAFT रिजीम है और AML रिजीम भी इंडिया से कहीं बेहतर है, और इंडिया में यूरेनियम की खरीदो फरोख्त भी जारी है। तो क्या पता कि वहाँ से जो मनी वो लोग हासिल कर रहे हैं वो खुद ही दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे हों। फैटफ की नज़रें इस तरफ क्यों नहीं जाती, ये तलवार हमारे सर पर ही क्यों लटकाई जाती है? अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे साथ जनरल शोएब साहब तशरीफ़ लाएँ, उससे पहले मैं ये अपनी ये थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर मैं चाहूँगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे ली जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि FATF के मुतालिक मैंने बताया कि 26 पॉइंट क्लियर करने का मकसद ये है कि ये सब टेक्निकल पॉइंट्स थे जो कि हमने क्लियर कर लिए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो कि हाई रिस्क कंट्रीज़ के लिए होता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो 38 आउट ऑफ 39 जो मेंबर्स थे, जिनके अंदर अमेरिका, बरतानिया ने भी बाद में सपोर्ट किया, लेकिन ये मोशन मूव किया गया, यानी इनिशिएटिव जो था वो मूव किया गया इंडिया की तरफ से। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जनरल साहब बताएंगे कि इंडिया जो कि सिर्फ क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, लेकिन हर तरह का ये डोजियर भी कंफर्म कर दिया गया है। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली आ चुकी है, और ये मेरे पास इस वक्त जो है स्पेसिफिक प्रूफ, और ये यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी सारे अखबारात की खबरें भी देख लें और पूरी दुनिया में देख लें, स्पेसिफिक प्रूफ ऑफ इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान अनवेल्ड। अच्छा, आप ये मुकम्मल तौर पे आप ये देखें, भारत ही क्यों चाहता है कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएं। इस वक्त भारत का सारा मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर शोर मचा मचा कर, जोर लगा कर वो बता रहा है कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टेक्निकल बात करता चलूँ कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात की, फिर ये सारी रकम बरतानिया में कैसे चली गई, फिर आप ये फिनसेन फाइल्स के नाम से इंकशाफ हुआ था कि बरतानिया जो है वो ग्लोबल करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में फैसिलिटेटर होने का इंकशाफ अदा करती है। अच्छा, इसको जो है बरतानिया को मनी लॉन्ड्रिंग का हब भी कहा गया था। अच्छा, ये तो बात हमने आई गई कर दी। ये फिनसेन जो फाइल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं जनरल साहब से पहले बात करने से पहले उन्हीं के साथ फिर आगे हम बात शुरू कर देंगे कि इंडिया के 44 बैंक जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले, कंफर्म हुआ है 2011 के अंदर, और 2011 से 2017 तक भारतीय बैंकों ने 5.3 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है। और ये पैसा दहशतगर्दी, मंशियात,
माली फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम और के अंदर ये यूज हुआ है। और उसके अंदर आप ये देखें आईपीएल में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा पैसा जो इस्तेमाल करने वाला जो है वो इंडिया है। उस इंडिया सेंट्रिक अप्रोच को आप देखें कि मुकम्मल तौर पे सी पैक के खिलाफ और इस ब्लैक लिस्ट के अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ को खत्म करने के लिए आईएमएफ की सख्त शराइत जो हम अब तक नहीं मानी और इस बजट के अंदर भी अब तक हमने नहीं मानी। और हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसने हमें कहा था कि ये 4.8 तक भी जा सकते हैं, वो हमारी मदद के लिए आना चाहते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज जो हैं वो आना चाहती हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें फेटिफ के जरिए टेक्निकल तरीके से हमें ब्लैक लिस्ट में लाकर ताकि हम माशी तौर पे कमजोर हो जाएं और माशी तौर पे कमजोर होकर स्ट्रेटेजिक तौर पर गलत हो जाएंगे। ये अब आप जनरल साहब से पूछिए। जी जनरल अमजद साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे सर कि जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है और इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डू मोर का मुतालबा जो है ये कभी खत्म होगा? डू मोर, हाउ मच मोर? दूसरा ये भी कि क्या अमेरिका इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आज की बात नहीं। जब आप अमेरिका के नॉन नेटो मेजर नॉन नेटो एलाइज कहलाते थे और वो बड़ा इस पे बार बार जोर देते थे, उस जमाने से ही डू मोर हम सुनते आ रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा अंडर प्रेशर रखना चाहता है। एग्जैक्टली अमेरिका की मर्जी यही है कि वो आपसे सिर्फ काम लेता रहे, काम करवाए आपसे, और आपके जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो उसका मसला नहीं है, ना वो उधर तवज्जो देता है। भारत का एक आप देखिए कि अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले, ये ट्रंप के दौर में कुछ 3 साल पहले, इन्होंने 2 पेपर्स इशू किए थे। एक उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर था और दूसरा उनका साउथ एशिया स्ट्रेटजी पेपर था। साउथ एशिया पेपर में उन्होंने वाज़ेह कहा कि अब साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया है जो कि प्रेडोमिनेंट पावर होगी और अफगानिस्तान भी उसी को कंट्रोल करना होगा। ये साउथ एशिया की पॉलिसी। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर जो था उसमें उन्होंने कहा कि टेररिज्म अब हमारा मसला नहीं है, हमारा जो आइंदा के लिए फोकस है वो ये है कि चाइना और रशिया हमारे एडवर्सरीज हैं, लिहाजा हमने उनको टैकल करना है। अब अगर ये उनका मेन प्रॉब्लम है तो इस मेन प्रॉब्लम में जो मेन वो ऑब्स्टिकल रखना चाहते हैं चाइना के रास्ते में वो है इंडिया। और ये इसलिए कि चाइना इस स्टेज के ऊपर मिलिट्री थ्रेट नहीं है बल्कि वो एक इकोनॉमिक थ्रेट है अमेरिका के लिए, और उसकी कंटेनमेंट जो है बुनियादी तौर पे वो इस तरीके से की जा रही है कि वो अपनी ट्रेड ना बढ़ा सके, अपनी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ा सके, अपने लिए जो एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करता है वो उसके लिए प्रॉब्लम्स हों। वो साउथ चाइना सी में मलाका स्टेट्स के ऊपर उसको चेक करना चाहते हैं ताकि इंडियन ओशन की तरफ ना आए। आपने डिफाई किया कि आपने सी पैक दे के उनको इंडियन ओशन में डायरेक्ट रास्ता दे दिया, ये उनका बहुत बड़ा कंसर्न बन गया। ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें अगर आप देखें तो इस डिजाइन में पाकिस्तान एक एलाई या फ्रेंड के तौर पे अमेरिका के सामने नहीं आ रहा, बल्कि एक एडवर्सरी के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि उसके मेन एडवर्सरी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक। लिहाजा वो आपके नेशनल सिक्योरिटी को नहीं देखता बल्कि आपके नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको बढ़ाएगा। अमेरिका की जो अपनी न्यूसेंस वैल्यू है पूरी दुनिया में वो उसको यूज करेगा और आपके लिए हर्डल्स और इश्यूज क्रिएट करेगा। उसके लिए वो मुख्तलिफ अदारे इस्तेमाल करेगा जिसमें उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो यूनाइटेड नेशन के ज़ैरी अदारे हों, वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो आलमी मालियाती अदारे हों, वो हर जगह अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा आपके लिए हर्डल्स, आपके लिए प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ इंडिया का एक डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी का उनका नुक्ता था पहला कि पाकिस्तान को हमने डिप्लोमेटिकली दुनिया में आइसोलेट करना है। बाकी चीजें फिर उसी से निकली हैं और उस वक्त पे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इस वक्त अगर दुनिया में किसी को आइसोलेट करना हो तो ये जरूरी होगा कि अगर हम उसको कह दें कि ये टेरर स्पॉन्सर करते हैं या ये टेररिस्ट इनके पास हैं, उनको जगह देते हैं, ये सारी चीज टेररिज्म से रिलेटेड, ये दुनिया उस वक्त अमेरिका की वजह से इसके बहुत बुरी तरह पीछे पड़ी हुई थी। और अगर आप किसी को बावर करा दें, कोई यकीन कर ले कि वाकई पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है टेररिज्म की, तो वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होने में देर नहीं लगती। इसमें उनको 2-3 फायदे थे। एक ये कि कश्मीर की स्ट्रगल को वो कहते थे कि जी ये पाकिस्तान करा रहा है, ये भी टेररिज्म है। और दूसरी तरफ ये है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते थे और वो कहते थे कि ये टेररिज्म करवा रहे हैं। अब ये हुआ कि जब FATF में आपका केस आया
तो हम तो हमेशा से कहते थे कि ये एक पॉलिटिकल इशू है जो पाकिस्तान के गले में डाल दिया गया है। अदरवाइज तो पाकिस्तान ने काफी सारी इसमें प्रोग्रेस की है। और अभी आप जो जब हम कहते हैं कि 26 पॉइंट्स किए, 27 में भी ये 27 पॉइंट जो था उस पर पार्शल हमने काम किया हुआ था, तो ये चीज जो है ये सबको नजर आती थी। लेकिन हमें उसके बाद भी मुझे अंदाजा था कि ये हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे। ये इनकी मेहरबानी होगी कि हमें किसी ना किसी बहाने अगर ब्लैक में नहीं ले जाते तो ये मेहरबानी। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया जैसे ही आपने देखा कि हमें दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा है और 7 पॉइंट और पकड़ा दिए। जो 7 पॉइंट दिए हैं ये प्राइमरीली इनका अदालतों से ताल्लुक है, जहां पे कि जी इनके केसेस बनने चाहिए, जिन लोगों पे इल्जाम हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अगर वो केस की शवाहिद नहीं है, अदालत सजा नहीं देती, तो वो भी आपके लिए मसला बना रहेगा। इन हालात में पाकिस्तान ने कहा कि जी ये क्या जवाब था इनको हमें कि हमें ग्रे लिस्ट में इन्होंने दोबारा रखा। हमें 2 साल से ये रगड़ते रहे, ये 27 पॉइंट के ऊपर जब हमने पूरा कर लिया तो आप कहते हैं कि ये 7 और दे दें। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये टोटली इससे फिर हमारा ईमान उठ गया, इनसे यकीन उठ गया है, ये एक सियासी काम किया। अब बताने के लिए दुनिया को कि आप अभी भी टेररिज्म कराने हैं, ये ढोंग रचाया गया है वहां पे ड्रोन्स का, और आप पे मलबा डाल दिया गया कि जी पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म करा रहा है, ये वही ग्रुप में। इधर इधर वो ड्रोन की कहानी चली, साथ ही कह दिया कि जी इसमें हमें फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जैश ए मोहम्मद के, हमें फुटप्रिंट्स नजर आते हैं लश्कर तैयबा के। ये वो चीज है जो कि वो बड़ा प्लान तरीके से अपनी जो उनके फॉरेन ऑफिस है वो रिक्वायरमेंट देता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उस पर कंट्रीब्यूटरी जो भी वो पुट इन कर सकते हैं एफर्ट वो बताते हैं, ताकि एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा सके। तो वहां पे ये नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जलील किया जाए कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि उनसे वो फायदा ले रहे हैं कि जो नैरेटिव वो पाकिस्तान के खिलाफ रखना चाहते हैं उसमें फॉल्स फ्लैग टाइप ऑपरेशंस या उसकी कंडीशंस जो क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि नैरेटिव को स्ट्रेंथ मिले, वो इंटेलिजेंस एजेंसी से वो काम कराएं। लिहाजा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हर उस वक्त आपको कोई ना कोई ऐसा आइटम नजर आ जाएगा जब पाकिस्तान को दबाना होगा। जाना साहब, अमेरिका इस पे कभी उंगली नहीं उठाएगा। उसकी बड़ी बात मिसाल है कि अफगानिस्तान में टीटीपी वहां मौजूद है, वहां से 60 या 66 के करीब इनके कैंप्स हैं जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, इनको इकट्ठा किया गया। यूनाइटेड नेशन की एनुअल रिपोर्ट में ये आया है। उसके बावजूद अमेरिका के नाक के नीचे ये सारा कुछ होता, उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने कभी भारत को कहा ही नहीं कि भाई तुम भी टेररिज्म करा रहे हो, ये क्यों करा रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये है कि अमेरिका दुनिया का सबसे मुनाफिक तरीन मुल्क है जहां सिर्फ मफादात हैं, और इस वजह से आपको कभी तवक्को नहीं करनी चाहिए। अगर आज आप उनको बेसिस भी दे देते तो ये सोचना कि उसके बाद हमें कोई IMF में या FATF में कोई आसानी होती, नहीं, कतई नहीं होनी चाहिए। अच्छा जाना साहब, अगर आप उन्होंने जो कुछ करना था यहाँ पे भारत के फायदे के लिए करना था, आप कह रही क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप नहीं है। सही। तो ये हालात हैं। जाना साहब, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप फरमाएं तो एक सवाल यहाँ अर्ज कर लूं। जी बताइए। अच्छा जाना साहब, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर देखा कि आपने पाकिस्तान रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट गिवन न्यू 6 पॉइंट एक्शन प्लान, यानी एक बड़े बचगाना से सवाल जिसके अंदर वकला, रियल एस्टेट, ज्वेलरी वालों के ऊपर जो है वो अब नजर रखेंगे। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हिडन पॉइंट है जिसके ऊपर बात नहीं कर रही, कि एक सर्टन नंबर दिया गया है कि ये फ्लान टारगेटेड जो है वो हमें लोग जो है वो जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं वो हमें दिए जाएं। अच्छा, ये सारा का सारा इसका मतलब है कि ड्राइव हो रहा है इंडिया की तरफ से, और आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 49 प्लस जमातें जो हैं वो कब से, और अभी भी आपने देखा होगा कि रीसेंट टाइम के अंदर अंडर इनलिस्ट अंडर जो है वो UNSCR 1267 के अंदर भी जो अल अख्तर ट्रस्ट या अल रशीद ट्रस्ट या जमात दावा, ये सारे के सारे तो उन्होंने बैन कर रखे हैं। हमने इसके अलावा जो है वो लश्कर जंगवी से लेके सिपह साहबा, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, सिपह साहबा, सो ऑन सो फोर्थ 49 के करीब जो है वो टोटल बैंड है। अच्छा, इतने कंप्लीट तरीके से, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतने कानूनी तरीके से बैन करने के बावजूद ये किस तरीके से ये पॉइंट को उठा सकते हैं, जबकि इंडिया की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आपने देखें कि बाबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कॉम्बो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फोर्स, और उसके जो अलावा जो है
पीपल लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशन फ्रंट, नेशनल फ्रंट, पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कपलांग जो PREPK है, उसके बाद यालू काम्बा और मणिपुर लिबरेशन फ्रंट, इस जैसी तकरीबन वहां पर सैकड़ों के करीब, और RSS खुद जो गवर्नमेंट में भी है वो भी एक इंतहा पसंद जमात है जो कि फंड टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग के ऊपर आगे है। सो सर अपना वसी तजर्बे के साथ मुझे बताइए कि ये सारी फंडिंग जो है वो किस किस जरिए से और किन किन जरायों से होती रही, और रॉ जो है वो इसमें कैसे कैसे मुलव्वस होता रहा। फिर तो हमारा तो ग्रे लिस्ट में किसी तरह ताल्लुक बनता ही नहीं, हमने तो हर चीज पॉइंट उनको क्लियर कर दिए। सर देखिए, बात यह है, मैंने सारी जो इतनी बात कहानी की वो इसी वजह से बताई थी जी कि इन मालियाती अदारों को अगर आप देखें या दूसरे अदारों को देखें जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये अमेरिका के नौकर चाकर हैं, ये इन्हीं के फायदे, इन्हीं के भले के लिए बनाए हुए हैं, यही इस्तेमाल करते हैं उनको दूसरे मुल्कों को दबाव में लाने, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, सर। और नहीं किसी के, ये किसी और की खिदमत करते ही नहीं। लिहाजा आज अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत और उसके उससे मफादात हैं, तो ये सारी चीजें जो आप बयान कर रहे हैं ये सारी दुनिया को पता है।